नमस्ते बच्चों। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी की क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हमारे रिवीजन क्लासेस शुरू है। तो आज की क्लास में हम रिवीजन करने वाले हैं अपने हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का, जिसमें कि आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके जो नंबर है वो उस प्रश्न में कम हो जाते हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आप करते हैं, आपको जो नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से आप अपने नंबरों को उस प्रश्न को अटेंड करके बढ़ा सकते हैं। तो आज की क्लास में हम वो टॉपिक लेने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हमारी आज का रिवीजन जो विषय है वो है हिंदी। इसमें हम लेखन कौशल से संबंधित एक घटक का अभ्यास आज करने वाले हैं। लेखन कौशल यानी आपका, जैसा कि आपको पता है, आपका जो पूरी कृति पत्रिका है वो 5 भागों में विभाजित होती है। पहला विभाग होता है गद्य विभाग, जिसमें आपको कुछ पैसेज दिए जाते हैं और उन पैसेज से संबंधित प्रश्न उत्तर आपको ढूंढकर लिखना होता है। इसमें आपको 3 पैसेज होते हैं। 2 पैसेज जो है वो आपका सीन पैसेज यानी आपकी पाठ्य पुस्तक से आता है, और एक पैसेज जो है वो अनसीन पैसेज होता है यानी अपठित गद्यांश होता है। उसके बाद दूसरा विभाग होता है पद्य विभाग। पद्य विभाग में आपकी कविताएं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में कविताएं हैं, उनके कुछ पद्यांश दिए जाते हैं और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाते हैं। तीसरा विभाग आता है पूरक पठन। ये भी आपकी पाठ्य पुस्तक से ही आता है। पूरक पठन में दो पैसेज होते हैं, एक गद्यांश होता है और एक पद्यांश होता है। उसके बाद व्याकरण विभाग होता है, जो 16 नंबर के लिए होता है। और अंतिम विभाग, आपका 5वां विभाग जो होता है उपयोजित विभाग, जिसमें लेखन कौशल से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। यानी प्रश्न क्रमांक 5 में ये लेखन कौशल संबंधित प्रश्न आपको आते हैं। अब इस प्रश्न में, 5वें प्रश्न में या उपयोजित विभाग में, निबंध लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, वृत्तांत लेखन, और उसी के साथ हमारा आज का जो घटक है गद्य आकलन, ये सारे प्रकार के जो प्रश्न है लेखन कौशल से संबंधित, ये आपको 5वें विभाग में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका 5वां विभाग होता है, ये आपका स्कोरिंग, यानी आप इसमें अधिक से अधिक मार्क्स लेकर अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। तो ये विभाग जो है, कई बार बच्चे इस विभाग को अटेंड नहीं करते हैं या उनका पेपर छूटता है, क्योंकि वो शुरू में जो गद्य पद्य और पूरक पठन, ये जो विभाग है वहां पर गद्यांशों के उत्तर ढूंढने में ही समय व्यतीत कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका टाइम मैनेजमेंट पर खास ध्यान रखना है। और 5वां विभाग जो आपका उपयोजित विभाग है, उस विभाग को आपको अटेंड करना ही है, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो घटक है, जिसके बारे में हम कौन सी गलतियां करते हैं या किस तरह से हमें इस विभाग को अटेंड करना चाहिए, ये उसका नाम है गद्य आकलन। और ये आपको पूछा जाता है कुल 4 अंकों के लिए। गद्य आकलन का जो प्रश्न है कुल 4 अंकों के लिए आपको पूछा जाता है। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न बनाने होते हैं, प्रश्न निर्मिति करनी होती है। पाठ्यक्रम में भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रश्न निर्मिति घटक का समावेश किया गया है। आपका जो पाठ्यक्रम है यानी आपकी जो कृति पत्रिका है, उसमें प्रश्न निर्मिति, पहले आप देखोगे तो पुराने पैटर्न में प्रश्न निर्मिति का कोई क्वेश्चन नहीं होता था, लेकिन अब 3-4 सालों से प्रश्न निर्मिति का एक गद्य आकलन का घटक जो है वो आपके कृति पत्रिका में इंक्लूडेड है। तो क्यों? क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर तो हम देते हैं, लेकिन जब हमारा लेखन कौशल या हमारा भाषा कौशल विकसित होगा तो हम प्रश्न बनाना सीखेंगे। और उस घटक को सिखाने के लिए इस गद्य आकलन का जो प्रश्न है वो आपकी कृति पत्रिका में सम्मिलित किया गया है। इस प्रश्न में आपको कुछ प्रश्न स्वयं निर्मित करने पड़ते हैं, आपको प्रश्न लिखने पड़ते हैं, या उत्तर ना लिखकर आपको केवल प्रश्न बनाने होते हैं।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया, गद्य आकलन जो है वो प्रश्न निर्मित, यानी गद्य आकलन इस नाम से ये क्वेश्चन आता है, लेकिन उसका जो उसके अंदर जो कार्य दिया होता है, कृति दी होती है, वो कृति होती है प्रश्न निर्मिति की। आपको वहां पर प्रश्न की निर्मिति करनी होती है। अब इसमें ध्यान रखने वाली कौन सी बातें हैं? तो सबसे पहली बात कि गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 120 शब्दों का एक परिच्छेद दिया जाता है। परिच्छेद यानी पैसेज। आपको अपनी कृति पत्रिका में एक पैसेज दिया जाता है जिसमें 100 से 120 शब्द होते हैं, और उस परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करते हैं। जो परिच्छेद, जो पैसेज आपको गद्य आकलन प्रश्न के अंतर्गत दिया जाता है, उस परिच्छेद को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना होता है। 2 से 3 मिनट का समय लेकर आपको उस परिच्छेद को पूरा ध्यान से अच्छी तरह से पढ़ना है। पढ़ते ही आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से प्रश्न तैयार करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, गद्य आकलन का पैसेज या प्रश्न जैसे ही आता है, वो केवल कुछ 1-2 शब्दों को देखकर प्रश्न निर्मिति शुरू कर देते हैं। इससे उनके प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लेकर पहले उस गद्य आकलन के पैसेज को पूरी तरह अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद उस पर प्रश्न आपको निर्मिति करनी है। और जो भी प्रश्न की निर्मिति आप करेंगे, वो उस परिच्छेद पर ही आधारित होनी चाहिए। अलग से प्रश्नों की निर्मिति आप नहीं कर सकते। कई बार बच्चे जो कृति पत्रिका में किसी अन्य परिच्छेद से संबंधित प्रश्न है, वही प्रश्न वो लिख देते हैं। तो ऐसे में आपके नंबर जो है वो वहां पर कट जाएंगे, क्योंकि आपको प्रश्न कौन से बनाने हैं? जो गद्य आकलन के अंतर्गत परिच्छेद दिया गया है, उस परिच्छेद से संबंधित प्रश्न बनाना। जो प्रश्न आप बनाएंगे, उसका उत्तर उसी परिच्छेद में होना चाहिए, ना कि किसी और परिच्छेद से संबंधित प्रश्न आपको वहां पर लिख कर आना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज कि प्रश्न कैसे होने चाहिए। जब आप गद्य आकलन से संबंधित प्रश्नों की निर्मिति करेंगे, तो आपके दिमाग में कौन सी बातें साफ होनी चाहिए, किस तरह के प्रश्न आपको बनाने हैं। तो सबसे पहली चीज, प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाएं। कई बार बच्चे ऐसे प्रश्न लिख कर आते हैं या ऐसे प्रश्न बनाते हैं जिनके उत्तर संक्षिप्त में या 3-4 वाक्यों में आते हैं। तो वहां पर आपके प्रश्न जो है वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न पत्रिका में, कृति पत्रिका में ही दिया गया होता है कि परिच्छेद से संबंधित ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक वाक्य में हो। तो वहां पर उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है, और परिच्छेद को पढ़कर केवल इसी प्रकार के प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर जब लिखे जाएं तो वो केवल एक वाक्य में ही उनके उत्तर मिले। बड़े उत्तरों वाले प्रश्न जो है वो हमको नहीं तैयार करने। दूसरा, प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहिए। ये बच्चों से गलतियां होती हैं कि जब वो प्रश्न बनाते हैं, तो प्रश्न की जो रूपरेखा है या तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि प्रश्न जो है वो छोटे-छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि आप क्या पूछना चाहते हैं, या किस तरह से, किस संदर्भ में आपने प्रश्न जो है वो निर्मिति की है। तो प्रश्न का जो प्रारूप है या प्रश्न का जो वाक्य है वो छोटा, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। तीसरी बात आती है कि प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में ही हो। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कई बार जब बच्चों को प्रश्न निर्मिति नहीं आती है या गद्य से वो प्रश्न नहीं बना पाते हैं, तो वो उनके पहले जो गद्यांश वगैरह होते हैं उस पर संबंधित जो प्रश्न कृति पत्रिका में दिए गए हैं, वही प्रश्न वो कॉपी करके लिख देते हैं। तो जब आप उन प्रश्नों को कॉपी करके लिखेंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ गद्यांश में नहीं मिलेंगे, जो गद्य आकलन के अंतर्गत गद्यांश दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपका वो प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है।
तो आपके जो प्रश्न निर्मिति आप करेंगे या प्रश्न जो आप लिखेंगे, उसका उत्तर आपके उसी गद्यांश में मिलना चाहिए, जो गद्यांश आपको गद्य आकलन की कृति के अंतर्गत दिया गया है। इस बात का आपको क्या खास ध्यान रखना है। उसके बाद प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बच्चे प्रश्न निर्मिति को तो करते हैं, सही प्रश्न भी निर्मित करते हैं, लेकिन अंत में वो पूर्ण विराम, आदतन जैसा कि बच्चों को आदत होती है, उत्तर लिखते समय हम ज्यादातर वक्त पूर्ण विराम का ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चे ज्यादातर ऐसी स्थिति में प्रश्न लिखने के बाद पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, और ऐसे में आपकी प्रश्न निर्मिति पूरी तरह से गलत हो जाती है। क्योंकि प्रश्न कब पूरा होगा? जब हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो आपको प्रश्न लिखने के बाद पूर्ण विराम ना लगाकर वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आना ही चाहिए, तो ही वो प्रश्न माना जाएगा। यदि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आपने नहीं लगाया है प्रश्न के अंत में और पूरा प्रश्न सही लिखा है, उसका उत्तर भी एक वाक्य में आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में आपको वहां पर आधे नंबर भी नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि प्रश्न तभी पूरा होता है जब हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करें। तो ये सबसे जरूरी बात है, इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि चारों प्रश्न जब आप लिखेंगे, हर एक प्रश्न के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्न रचना पूरे गद्यांश पर हो। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है प्रश्न तैयार करते समय, कि जो गद्यांश आपको दिया गया है, आपको उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, और पहले ही आपको विचार कर लेना है कि आपको कौन सी 4 लाइन से संबंधित प्रश्न तैयार करने। और ये चारों प्रश्न जो है, जो भी 8-10 लाइन का गद्यांश दिया गया है, उस पूरे गद्यांश से संबंधित होना चाहिए। अब पूरे गद्यांश से संबंधित होना चाहिए का अर्थ है कि आपको ऊपर की जो 2 लाइन्स है, वहां से एक प्रश्न बनाना है, उसके बाद बीच की जो 2 लाइन्स है, वहां से 2 प्रश्न बनाने हैं, और अंतिम लाइन्स में भी एक प्रश्न बनाना है। इस तरह से आपका पूरा गद्यांश जो है, वो आपके प्रश्नों के माध्यम से कवर हो जाना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कई बार, कि ऊपर की जो 2-3 लाइन्स हैं, उन्हीं 2-3 लाइन्स के ऊपर, उन्हीं 2-3 वाक्यों के ऊपर घुमा फिराकर प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप पूरे गद्यांश को कवर नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, पहले आप गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, फिर आप उन 4 लाइन्स का चुनाव कर लीजिए, जो ऊपर, बीच में और गद्यांश के अंतिम लाइन का भी समावेश जिसमें हो, और उन वाक्यों के ऊपर ही आप प्रश्न बनाइए। तो जब आप इस तरह से प्रश्न बनाएंगे, तो आपके पूरे गद्यांश जो है, जो भी 8-10 लाइन है, उससे संबंधित प्रश्न आप बना पाएंगे। बार बार एक ही तरह के प्रश्नों का पुनरावर्तन जो है वो नहीं हो पाएगा। हमें प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रश्न ही इस तरह से पूछा जाता है कि दिए गए गद्यांश पर 4 प्रश्न बनाइए, जिनके उत्तर एक वाक्य में हो, केवल एक वाक्य में हो। आपको उत्तर लिखना है, ऐसा निर्देश कहीं भी प्रश्न में नहीं दिया जाता। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि पहले प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद आप प्रश्न निर्मिति शुरू कीजिए। तो आपको केवल प्रश्न लिखकर आना है, प्रश्न लिखने के बाद उत्तर नहीं लिखने हैं। बच्चे ये गलती करते हैं कि वो प्रश्न बनाते हैं और प्रश्न लिखने के बाद उसके नीचे उसका उत्तर भी लिख देते हैं। तो आपको उत्तर वहां पर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, केवल आपको प्रश्न निर्मिति करनी है। आपको 4 प्रश्न बनाने के लिए कहे गए हैं, वो 4 प्रश्न ही केवल आपको प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, इस तरह से केवल आपको एक के नीचे एक प्रश्न, चारों प्रश्न लिखकर आने हैं। उसका उत्तर आपको कहीं भी नहीं लिखना है। उत्तर लिखना आपसे अपेक्षित नहीं है।
अब 4 प्रश्न यहाँ पर बनाने के लिए कहे गए हैं। आप यहाँ पर 5 प्रश्न या 6 प्रश्न भी बना सकते हैं, यदि आपके पास समय है। तो क्योंकि अ, अगर आपने एक्स्ट्रा प्रश्न, अतिरिक्त प्रश्न लिखे हैं, पहले दूसरे प्रश्नों में या ऊपर के किसी प्रश्न में कोई गलतियाँ होती हैं, तो आपको अगर अगले 2 प्रश्न सही हैं, तो उस पर पूरे नंबर मिल जाते हैं। इसलिए 4 प्रश्न आपको बनाने के लिए कहा गया है, तो आप कभी भी 5 प्रश्न लिख कर आइए, लेकिन उन प्रश्नों के साथ प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल मत लिखिए, क्योंकि वहां पर आपका उत्तर लिखना अपेक्षित नहीं है, केवल आपको प्रश्न लिखकर आने हैं। अब किस तरह के प्रश्न आपको अवॉइड करने हैं, यानी आपको किस तरह के प्रश्न नहीं बनाने हैं। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि एक वाक्य में उत्तर चाहिए, तो शीर्षक दीजिए, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, इस तरह के प्रश्न बना। ये प्रश्न जो है वो गलत है। आपको इस प्रश्न पर इस तरह के प्रश्न यदि आप बनाएंगे तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। दूसरा, गद्यांश से हमें क्या सीख मिली, तो सीख लिखिए, इस तरह के प्रश्न भी गलत है। इस तरह के प्रश्न भी आपको नहीं बनाने हैं। संदेश लिखिए, दिए गए गद्यांश से या उपर्युक्त गद्यांश से हमें क्या संदेश मिला वो लिखिए। इस तरह के प्रश्न आपको तैयार नहीं करने हैं, यानी शीर्षक दीजिए, सीख लिखिए या संदेश लिखिए जैसे प्रश्न आपको नहीं बनाने हैं। गद्यांश में जो बातें बताई गई हैं, उन बातों से संबंधित प्रश्न आपको अवॉइड करने हैं। उसके बाद आखिरी चीज आती है, आकृति पूर्ण कीजिए जैसे प्रश्नों का समावेश गद्य आकलन में नहीं होगा। क्योंकि हम जो कृति पत्रिका अटेंड करते हैं उसमें बच्चों ने देखा होता है कि उनसे जब गद्यांश पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो आकृतियां भी पूछी जाती हैं, संजाल संजाल पूर्ण पूछे जाते हैं। तो बच्चे भी जब गद्य आकलन में प्रश्न निर्मिति उनसे कही जाती है, तो वहां पर कई बार बच्चे भी आकृति पूर्ण कीजिए इस तरह के प्रश्न बनाते थे। तो वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर साफ साफ कहा गया है कि ऐसे 4 प्रश्न तैयार करने हैं जिनके उत्तर एक वाक्य में हो, यानी एक वाक्य से संबंधित प्रश्न, एक एक लाइन के प्रश्न आपको वहां पर बनाने। आकृति पूर्ण कीजिए वाले प्रश्न भी आपको वहां पर नहीं बनाने हैं। ना ही शीर्षक दीजिए, ना ही सीख लिखिए, इस तरह के प्रश्न आपको तैयार। तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, जो कि छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को याद रखकर, इन बातों पर ध्यान देकर आप अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। 4 में से 4 नंबर, ये पूरा गद्य आकलन का प्रश्न जो है, 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं, हर एक प्रश्न को 1 नंबर होता है। तो यदि आपको एक भी प्रश्न में कोई भी गलती नहीं है, तो सीधे सीधे 4 नंबर आप वहां पर प्राप्त कर लेते हैं, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी समय, ज्यादा समय लगाए आप आराम से 4 नंबर जो है वो पा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी गलतियों को जो आप करते हैं उसे अवॉइड कीजिए और पूरे 4 नंबर इस प्रश्न से लेने का प्रयास आप कीजिए। उसके बाद दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात होती है, पहली बात तो आपको प्रश्न लिखने के बाद अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना अत्यावश्यक है। वो बेहद जरूरी है। यदि आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं तो आपका प्रश्न जो है वो पूरा ही नहीं होता, वो वाक्य जो है वो प्रश्न माना ही नहीं जाता। तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह तो पहले लगाना ही है। दूसरी चीज, प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द आवश्यक है। आपके जो प्रश्न आप बना रहे हैं उसमें प्रश्नवाचक शब्द आने चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार गद्यांश को पढ़ते हैं, गद्यांश से कोई वाक्य ढूंढते हैं और उस वाक्य को एज इट इज अपनी उत्तर पत्रिका पत्रिका में लिखकर उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि आपने प्रश्न चिन्ह लगाया है, टीचर ने कहा था वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है, तो ही वो प्रश्न माना जाएगा। ये सोचकर यदि आप केवल वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाकर आ जाएंगे, तो भी आपको नंबर मिलने वाले नहीं है, क्योंकि प्रश्नों की पहचान क्या होती है?
प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी आने चाहिए और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए। ये दोनों चीजें जब आपके प्रश्न में होंगी तो ही आपका प्रश्न जो है वो सही माना जाएगा। केवल गद्यांश से कोई वाक्य उठाकर आप लिख देंगे और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे तो वो प्रश्न नहीं बन जाएगा। प्रश्न बनाने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों की आवश्यकता होती है। तो अब कौन से प्रश्नवाचक शब्द हैं जिसे आप जिसका उपयोग आप करके प्रश्न बना सकते हैं? तो सबसे पहले कब। कब वाक्य में कब यानी किस समय पर वो घटना घटित हुई या वो कार्य हुआ, ये पूछना है आपको, तो वो आप कब इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके पूछ सकते हैं। कौन यानी किसके द्वारा वो घटना घटित हुई या वो कार्य हुआ, संपन्न हुआ, तो उस प्रश्न को निर्मित करने के लिए आप कौन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे यानी तरीका, यहाँ पर अगर आपको तरीका पूछना है, घटना घटित होने का तरीका या कार्य संपन्न होने का तरीका या विधि यदि आपको पूछनी है या उससे संबंधित आपको प्रश्न निर्मित करना है, तो वहां पर कैसे इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके आप प्रश्न निर्मित कर सकते हैं। अगला शब्द है किसका, यानी किससे संबंधित वो चीज है, वो घटना है या वो कार्य है, वो जानकारी पूछने के लिए या उससे संबंधित प्रश्न निर्मित करने के लिए किसका शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्यों यानी कारण, यहाँ पर आपको अब यदि कारण पूछना है तो उसके लिए क्यों शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। क्या, क्या भी क्या प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बहुत ही आसान शब्द है। यहाँ पर इसी शब्द का बार बार बच्चे प्रयोग करते हैं प्रश्न निर्मित करने के लिए। क्या, हर एक प्रश्न में, चारों प्रश्न में क्या से संबंधित प्रश्न वो पूछकर आते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी स्थिति में भी आपके जो प्रश्न निर्मित है वो गलत हो जाती है। आधे ही नंबर, पूरी तरह से गलत नहीं करते लेकिन आपको आधे ही नंबर मिलते हैं, क्योंकि एक ही शब्द का केवल बार बार प्रयोग करके आपको प्रश्न निर्मित नहीं करनी है। प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बहुत सारे होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर ही दिखाया है। प्रश्नवाचक शब्द में जितने शब्द हैं उनमें से अलग अलग तरह के 4 शब्दों का प्रयोग आप कीजिए, या एक शब्द को आप 2 बार रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन चारों के चारों प्रश्न किसी एक प्रश्नवाचक शब्द से ही संबंधित आपको नहीं बनाने हैं। उसके बाद है कितना, यानी आपको मात्रा पूछनी है, क्वांटिटी पूछनी है, तो ऐसी स्थिति में आप कितना इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ, स्थान, स्थान के संबंध में प्रश्न आपको निर्मित करना है, तो ऐसी स्थिति में कहाँ इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग आप अपनी प्रश्न निर्मित के लिए कर सकते हैं। और अंत में किसने, यानी किसके द्वारा वो घटना हुई या किसके द्वारा वो कार्य संपन्न किया गया। इस तरह के प्रश्न को पूछने के लिए आप किसने इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्दों में कब, कौन, कैसे, किसका, क्यों, क्या, कितना, कहाँ, किसने, ये सारे जो शब्द हैं वो प्रश्नवाचक शब्द हैं। आपके वाक्य में जो वाक्य आप प्रश्न के तौर पर लिखेंगे, उन वाक्यों में इन शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग होना ही चाहिए और उस शब्द के प्रयोग करने के बाद उसका उत्तर एक वाक्य में आपको मिलना चाहिए, तो ही आपका प्रश्न जो है वो पूरा माना जाता है। तो यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग आप प्रयोग किस तरह से करना है वो आप ध्यान दीजिए। रोज आप एक गद्यांश पढ़िए या कोई भी एक पैराग्राफ पढ़िए, अपनी पाठ्य पुस्तक का ही एक पैराग्राफ रीड कीजिए और उस पैराग्राफ या उस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न बनाने की प्रैक्टिस आप रोज कीजिए। 4 अलग-अलग शब्दों को लेकर प्रश्न बनाइए और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइए। तो इस तरह से आपके रोज की प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा। कम से कम समय में आप
4 प्रश्न बनाकर, केवल 4 प्रश्न बनाकर आप आसानी से 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर किस तरह से हमारे सामने परिच्छेद आता है, कैसे हमें उस पर आधारित प्रश्न तैयार करने हैं, वो हम एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न जो लिखा होता है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में एक एक वाक्य में हो। ये इसी तरह से प्रश्न आपको कृति पत्रिका में दी गई हो। परिच्छेद पढ़कर, पहले पहले क्या लिखा है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर। जो गद्यांश दिया है, जो परिच्छेद दिया गया है, पहले उसे आपको पढ़ना है। 2 मिनट का समय लेकर, 3 मिनट का समय लेकर ध्यान से आपको पहले उसे पढ़ना है। फिर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए, यानी आपको कुल कितने प्रश्न तैयार करने हैं, 4, लेकिन आप ऑप्शन के लिए एक और प्रश्न तैयार कर सकते हैं। आप कुल 5 प्रश्न तैयार कर सकते हैं यदि आपके पास समय है। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप केवल 4 प्रश्न ही तैयार कीजिए। तो ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर परिच्छेद में एक एक वाक्य में हो, यानी कि जो परिच्छेद आपने पढ़ा है उसी परिच्छेद में आपको इसका उत्तर मिलना चाहिए। जो प्रश्न आपने निर्मित की है उन प्रश्नों के उत्तर उसी परिच्छेद से मिलने चाहिए, और वो भी एक एक वाक्य में ही मिलने चाहिए। एक वाक्य से अधिक का उत्तर नहीं होना चाहिए। तो ये आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। अब यहाँ आपके सामने परिच्छेद है। इस परिच्छेद को हम ध्यान से पढ़ेंगे और पूरे परिच्छेद पर हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो परिच्छेद है 8-10 लाइन का, उस परिच्छेद को हम अपने प्रश्न निर्मिति में पूरा का पूरा कवर कर सके। हालांकि उत्तर हमें एक एक वाक्य में ही पूछने हैं, तो हम पूरा परिच्छेद उत्तर के रूप में मिले ऐसे प्रश्न नहीं बनाएंगे, बल्कि एक प्रश्न ऊपर से, 2 प्रश्न मध्य भाग से और चौथा प्रश्न जो है वो अंत से बनाएंगे। इस तरह से हम परिच्छेद को कवर करने की कोशिश करेंगे, ना कि पहले के 1-2 लाइन से ही या 3 लाइन से ही हम सारे के सारे प्रश्न बना दें। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, परिच्छेद को ध्यान से 2 बार पढ़ना है। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं एक बार आपको परिच्छेद पढ़कर सुनाती हूँ। आप सुनिए, मेरे साथ साथ इसका वाचन करते चलिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब आप ध्यान से परिच्छेद पढ़ते हैं तो प्रश्न बनाना जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो आपका परिच्छेद इस प्रकार से है। पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचने के लिए किया था। विकास के आदि काल में पत्ते, ताड़पत्र, ताम्रपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती है। साथ ही इन्होंने हमारे पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। पुस्तकें ही अंतरराष्ट्रीय विकास क्षेत्र में विभिन्न देशों के दृष्टिकोणों को एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती। अब ये गद्यांश हमने ध्यान से पूरा पढ़ लिया। पूरा गद्यांश पढ़कर हमें इतना तो समझ में आ गया कि पूरा गद्यांश जो है वो पुस्तकों के महत्व पर आधारित है। पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक्स। तो किस तरह से हमारी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है, किस तरह की जानकारियां हमें मिलती हैं, पुस्तकों की रचना जो है वो क्यों की गई थी, इस तरह के सभी चीजों को बताने के लिए ये गद्यांश जो है वो लिखा गया है। तो अब यहाँ पर गद्यांश को पढ़ने के बाद आप कुछ लाइंस डिसाइड कर लीजिए। एक लाइन ऊपर से, एक लाइन अंत की और 2 लाइन मध्य भाग की, और उन्हीं लाइंस को लेकर आप प्रश्न बनाइए। प्रश्न बनाते समय जो मैंने प्रश्नवाचक शब्दों की सूची आपको बताई, उन प्रश्नवाचक शब्दों की सूचियों में से कोई 4 शब्द चुन लीजिए। अब जैसे कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न निर्मिति करके दिखाई है।
तो इस गद्यांश पर, जो गद्यांश हमने पढ़ा, उस पर तैयार किए गए प्रश्न अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहला प्रश्न मैंने बनाया, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था? पहली ही लाइन में इसका उत्तर, अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए मानव ने पुस्तक का आरंभ किया था। ये पहली ही लाइन है हमारे गद्यांश। तो मैंने क्या किया, अपने गद्यांश की पहली लाइन चुन ली अपने पहले प्रश्न की निर्मिति के लिए, और उस पहली लाइन में जो मेरा उत्तर है, उस उत्तर के स्थान पर मैंने प्रयोग कर लिया किस लिए, इस शब्द का। किस लिए शब्द का प्रयोग करके मैंने अपने वाक्य को प्रश्न में परिवर्तित कर दिया। और अंत में अगर आप देखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए आपका प्रश्न पूरा नहीं होता। तो कभी भी आप प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्न निर्मिति करते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, वो भी सही प्रश्नवाचक शब्द, सही प्रश्नवाचक शब्द का आपको चुनाव करके प्रश्न निर्मिति करनी है, और प्रश्न के अंत में प्रश्नवाचक शब्द भी लगाना है। दूसरा प्रश्न मैंने बनाया, पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक हैं? ये हमारे मध्य भाग से संबंधित एक प्रश्न है। तो पुस्तकें मानव की किस तरह सहायक है? पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है? जो भी पुस्तकें हम पढ़ते हैं उनके माध्यम से, उनको पढ़ने से हमें किनकी जानकारी मिलती है? और मेरा आखिरी प्रश्न आखिरी लाइन से है। हमने जो गद्यांश पढ़ा उसका अंतिम लाइन जो है, वहां से मैंने आखिरी प्रश्न बनाया, अंतरराष्ट्रीय विचार क्षेत्र में पुस्तकों का क्या योगदान है? तो इस तरह से पूरे गद्यांश में से पहली लाइन से एक प्रश्न, अंतिम लाइन से एक प्रश्न और मध्य भाग से दो प्रश्न, इस तरह से मैंने यहाँ पर चार प्रश्न बनाए। हर एक प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग है। हर प्रश्न में मैंने क्या 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 इन शब्द को लेकर प्रश्न नहीं बनाए हैं। पहले शब्द में हमने प्रयोग किया किस लिए, दूसरे प्रश्न में हमने किस, तीसरे प्रश्न में किनकी, और चौथे प्रश्न में क्या। इस तरह के चार प्रश्नवाचक शब्दों को लेकर हमने यहाँ पर प्रश्न बनाए, और अंत में हर एक प्रश्न में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं। इस तरह से जब आप प्रश्न तैयार करते हैं तो आपको हर एक प्रश्न पर एक एक नंबर, इस तरह से 4 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने केवल प्रश्न ही लिखे हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर मैंने नहीं लिखा है। आपको भी ठीक इसी तरह से केवल प्रश्न बनाकर आने हैं, उत्तर किसी भी प्रश्न का नहीं लिखना है, और गद्यांश भी नहीं लिखना है। कई बार बच्चे गद्यांश, पूरा गद्यांश जो दिया होता है वो पूरा गद्यांश लिखते हैं और उसके नीचे प्रश्न बनाते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। गद्यांश जो है वो प्रश्न पत्रिका में है, तो जो भी टीचर आपके पेपर करेक्शन कर रहे हैं उनके पास वो गद्यांश ऑलरेडी है, प्रश्न पेपर उनके पास भी है। तो आपको गद्यांश पूरा का पूरा नहीं लिखना है, केवल गद्यांश का जो प्रश्न क्रमांक है वो सही प्रश्न क्रमांक आप डालिए, और चार प्रश्न इसी तरह से तैयार किए हुए प्रश्न आप ऊपर हेडिंग डालिए, तैयार किए हुए प्रश्न, और उसके नीचे चार प्रश्न एक के नीचे एक लिख कर आइए। उत्तर आपको लिखना अपेक्षित नहीं है, उत्तर लिखने की गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। इसी तरह से एक और उदाहरण हम देखते हैं। ये हमारा अगला गद्यांश है। इस गद्यांश को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़कर गद्यांश के ऊपरी भाग से एक प्रश्न, अंतिम भाग से एक प्रश्न और बीच के मध्य भाग से दो प्रश्न बनाने की कोशिश जो है वो हम करेंगे, और हर एक प्रश्न में हम अलग अलग तरह के प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करें, इसकी कोशिश भी हम करेंगे। तो हमारा गद्यांश इस प्रकार से है, प्रेम एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे मनुष्य को अनंत लाभ होते हैं। प्रेम से मानसिक विकार दूर होते हैं, विचारों में कोमलता आती है, सद्गुणों की सृष्टि होती है, दुखों का नाश और सुखों की वृद्धि होती है, और यहाँ तक कि मनुष्य की आयु भी बढ़ती है।
प्रेम ही मनुष्य को साहसी, धीर और सहनशील बनाता है। माता अपने बच्चों के लिए अनंत कष्ट सहती है और स्वयं सब प्रकार के दुख भोगकर उसे सुख देती है। माताओं को बहुधा ऐसी अवस्था में रहना पड़ता है जिसमें यदि प्रेम का सहारा ना हो तो वो शीघ्र बीमार हो जाएं। पर यह प्रेम उन्हें रोगी होने से बचाता है। उल्टे शुद्ध प्रेम उन्हें बलिष्ठ और सुंदर बनाता है। बिना प्रेम के अच्छी सुख सामग्री हमें तनिक भी प्रसन्न नहीं कर सकती। पर प्रेम की सहायता से हम बिना किसी सुख सामग्री के भी परम सुखी हो सकते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य को अपना स्वभाव मिलनसार और प्रेम पूर्ण बनाना चाहिए। तो इस गद्यांश को पढ़कर हमें ये समझ में आता है कि पूरा गद्यांश जो है वो प्रेम के महत्व पर आधारित है। किस तरह से प्रेम हर एक मनुष्य के लिए जरूरी है और उसमें भी मध्य भाग में माता के प्रेम पर विशेष जोर दिया गया है। यानी माँ का प्रेम कैसा होता है, किस तरह से माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, बदले में वो भी किस तरह से प्रेम की अपेक्षा रखती है। तो इस सारी चीजों पर ये गद्यांश जो है वो निर्भर है। अब पूरा गद्यांश जो है वो पढ़कर हमें समझ में आ गया है कि गद्यांश का आधार क्या है। अब इन्हीं आधार को अपने प्रश्न का आधार बनाकर हम अपने 4 प्रश्नों की निर्मिति करेंगे। और प्रश्न निर्मिति करते समय फिर से हम वही बातें ध्यान में रखेंगे कि पहला प्रश्न हमारे ऊपर की लाइन से होना चाहिए, अंतिम प्रश्न यानी चौथा प्रश्न हमारे अंत के भाग से होना चाहिए और बीच के दोनों प्रश्न हमारे गद्यांश के मध्य भाग से होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पूरा गद्यांश जो है वो हम कवर कर लेंगे अपनी प्रश्न निर्मिति में। केवल ऊपर की 2-3 लाइन से ही हमें चारों प्रश्न नहीं बनाने हैं। और एक बात और ध्यान में रखना है कि जो हम प्रश्न निर्मिति करते हैं वो हर एक प्रश्न अलग-अलग लगना चाहिए और उसके उत्तर अलग-अलग मिलने चाहिए। कई बार एक ही प्रश्न को घुमा कर केवल पूछकर बच्चे लिखते हैं, लेकिन उसका उत्तर यदि सेम मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में भी आपको वहां पर अंक नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी गलतियां करने से हमें बचना है। अब इस गद्यांश पर तैयार किए हुए प्रश्न हम अगर देखें तो जैसा कि मैंने जो प्रश्न तैयार किए हैं, सबसे पहला प्रश्न, प्रेम से क्या क्या लाभ होते हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया है, क्या क्या। प्रेम से क्या क्या लाभ होते हैं, ये पहला ही प्रश्न है जो आपकी पहली दूसरी लाइन में है, जिसका कि आपको पहली दूसरी लाइन से ही ये प्रश्न हमने बनाया है, गद्यांश की पहली और दूसरी पंक्तियों से। दूसरा, प्रेम से मनुष्य कैसा बनता है। ये आपके मध्य भाग का प्रश्न है। गद्यांश आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मध्य भाग में प्रेम से मनुष्य कैसा बनता है उसकी जानकारी वहां पर दी गई है। तो मध्य भाग से ये एक प्रश्न मैंने बनाया, प्रेम से मनुष्य कैसा बनता है। तीसरा प्रश्न है, माता बच्चों के लिए क्या सहती है। ये भी मध्य भाग में ही, गद्यांश के मध्य भाग में ही दिया गया है कि माता बच्चों के लिए अनंत कष्ट सहती है। बहुत सारे अलग अलग तरह के कष्ट माता जो है वो सहती है। तो इस मध्य भाग से संबंधित एक प्रश्न मैंने तैयार किया कि माता बच्चों के लिए क्या सहती है। और हमारा आखिरी प्रश्न है, मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए। ये आपके गद्यांश की अंतिम लाइन है। सबसे आखिरी लाइन में ये बताया गया है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो उस अंतिम लाइन से मेरा अंतिम प्रश्न मैंने बनाया, मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए। अब यहाँ पर इन चारों प्रश्नों में यदि आप देखेंगे तो क्या और कैसा, केवल इन्हीं दोनों प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग मैंने यहाँ किया है। तो दो प्रश्न में क्या से संबंधित प्रश्न है और दो प्रश्नों में कैसा इस प्रश्नवाचक शब्द से संबंधित प्रश्न है, लेकिन सबके उत्तर जो है वो अलग अलग है। चारों ही प्रश्नों के उत्तर अलग अलग वाक्य हैं।
तो यहाँ पर ये उत्तर आपका जो है वो, ये प्रश्न निर्मिति जो है वो आपकी सही मानी जाएगी। केवल अंत में आपको प्रश्न चिन्ह लगाने पर भी ध्यान रखना है। आपने क्या 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 चारों प्रश्न यदि क्या शब्द का प्रयोग करके किया या कैसा शब्द का प्रयोग करके किया, तो ऐसी स्थिति में आपको नंबर जो है वो कम मिलते हैं। आप एक शब्द का प्रयोग 2 बार कर सकते हैं, 2 प्रश्न में एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चारों ही प्रश्नों में आपको केवल एक ही प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। और खास तौर पर ध्यान में रखना है कि आपका उत्तर जो है, चारों प्रश्न के उत्तर अलग अलग होने चाहिए। केवल एक ही प्रश्न से, जैसे अभी पहला प्रश्न है हमारा, प्रेम से क्या क्या लाभ है, अब इसी प्रश्न को यदि आप बना दें दूसरी बार लिखकर कि प्रेम से कौन से फायदे हैं, तो आप कहोगे कि मैंने पहले प्रश्न में क्या शब्द का प्रयोग किया था, दूसरे प्रश्न में कौन से शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आपने केवल प्रश्नवाचक शब्द बदले, लेकिन उत्तर तो वही मिला। तो ऐसी स्थिति में भी आपका प्रश्न जो है वो गलत माना जाएगा। तो आपके उत्तर भी जो है, प्रश्न निर्मिति करते समय आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि प्रश्न आपके अलग अलग प्रश्नवाचक शब्दों से होने चाहिए, साथ ही उत्तर भी, हर एक प्रश्न का उत्तर भी अलग अलग होना चाहिए। अगर आपके 2 प्रश्नों के उत्तर या 3 प्रश्नों के उत्तर एक ही मिल रहे हैं, एक ही प्रकार के मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी वो प्रश्न निर्मिति सही नहीं मानी जाती। अलग अलग उत्तर अलग अलग जगहों से मिलने चाहिए। तो इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर आप प्रश्न निर्मिति कर सकते हैं, और अपने प्रश्न निर्मिति घटक पर पूरे 4 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें और एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि कई बार बच्चे इन प्रश्नवाचक शब्दों को जो है वाक्य से पहले ही लगा देते हैं। जैसे पहले प्रश्न में यदि हम देखें, तो क्या लाभ होते हैं प्रेम से, कई बार बच्चे इस तरह के प्रश्न बनाकर आते हैं। यानी जो जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, उसी शब्द से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कैसा बनता है मनुष्य प्रेम से, तो ये प्रश्न भी आपका पूरी तरह से गलत हो जाता है। हिंदी में जब हम हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द हमेशा वाक्य के मध्य में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। कभी भी वाक्यों की शुरुआत आपको प्रश्नवाचक शब्दों से नहीं करनी है, क्योंकि उससे प्रश्न की जो रूपरेखा है वो बदल जाती है। वाक्य की जो रूपरेखा, असल में जो वाक्य जिस स्थिति के होने चाहिए वो बदल जाते हैं, तो आपके प्रश्न निर्मिति जो है वो गलत हो जाती है। तो हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो उसे आपको वाक्य की शुरुआत में प्रयोग नहीं करना है। माता बच्चों के लिए क्या सहती है, इस तरह से आप प्रश्न लिखेंगे तो वो सही है। क्या सहती है माता बच्चों के लिए, इस तरह से यदि आप प्रश्न निर्मिति करते हैं, तो वो प्रश्न वहां पर गलत हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, बीच में हमने कैसा शब्द का प्रयोग किया है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, ये हमारी प्रश्न निर्मिति बिल्कुल सही है। लेकिन यदि इसी को मैं लिख दूं कि कैसा होना चाहिए मनुष्य का स्वभाव, तो भी हमारी प्रश्न निर्मिति जो है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम हिंदी में प्रश्न तैयार करते हैं, इंग्लिश, बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश के फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। इंग्लिश में हम वाई, हु, व्हाट, इन सब शब्दों से ही प्रश्न की शुरुआत करते हैं। लेकिन हिंदी में जब हम प्रश्न की निर्मिति करते हैं या प्रश्न बनाते हैं, तो ये सारे प्रश्नवाचक शब्द जो है वो हमारे वाक्य के बीच में आने चाहिए। वाक्य के शुरुआत में इन शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना है, उससे आपकी वाक्य रचना जो है वो गलत हो जाती है। और वाक्य रचना जो है वो ग्रामर में बेहद जरूरी होती है, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य रचना बहुत जरूरी होती है। जब आपकी वाक्य रचना सही है, तो ही आपके प्रश्न निर्मिति जो है वो सही होगी। तो इस तरह से इन चीजों का ध्यान रखकर आप अपने प्रश्न निर्मिति के जो ये प्रश्न है, हमारा 5वें प्रश्न, 5वां विभाग उपयोजित लेखन का, लेखन कौशल से संबंधित ये गद्य आकलन के अंतर्गत पूछा जाने वाला जो प्रश्न है प्रश्न निर्मिति का, इसे आप इन छोटी छोटी चीजों को, जो छोटी छोटी गलतियां आप करते हैं, उसे अवॉइड करके, उसे दूर करके, उसे समझ कर आप आराम से 4 अंक यहाँ पर ले सकते हैं। सिर्फ आपको 2 मिनट का, 3 मिनट का समय देकर गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है,
गद्यांश की ऊपर की, अंतिम की और मध्य भाग की 2 लाइन से संबंधित आपको प्रश्न बनाने हैं। प्रश्न बनाते समय प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग आपको करना है। प्रश्नों के अंत में याद से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है और ऐसा करने से और प्रश्न के साथ आपको उत्तर बिल्कुल भी नहीं लिखने हैं। केवल आपको 4 प्रश्न लिखकर वहां आने। इस तरह से इन बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से 4 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास का जो भी मैंने प्रश्न आपको समझाए, जो बातें मैंने आपको समझाई, आप उसे ध्यान में रखेंगे। रोज इनकी प्रैक्टिस करेंगे। एक बार सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर आप इस प्रश्न को दीजिए। आप परीक्षा में 2 से 3 मिनट के समय में ही अपने 4 प्रश्न आसानी से तैयार कर। तो केवल 5 मिनट 10 मिनट का समय इन प्रश्नों को रोज दीजिए और आपकी प्रैक्टिस जो है एग्जाम की अच्छी होती जाएगी। तो आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।